गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर में द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का इस्तेमाल डाटाबेस टेबल के अंदर डाटा वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। कल मैंने आपको मेथड 1 और मेथड 2 से डाटाबेस टेबल में डाटा वैल्यू को इंसर्ट करना सिखाया था। आज मैं आप लोग को बताऊंगा मेथड 3। मेथड 3 को हम लोग इंटरैक्टिव कमांड भी बोलते हैं, क्योंकि मेथड 3 जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें काफ़ी तेज़ी से हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं डाटाबेस टेबल के अंदर। लेकिन इसका इस्तेमाल कभी भी ड्राई रन में नहीं करना है। ड्राई रन बोलते हैं जब एग्जाम में आप कॉपी पे प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसको हम लोग ड्राई रन बोलते हैं। तो इस मेथड को जब भी लैब करेंगे या प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होगा तो उसमें हम कंप्यूटर के ऊपर रन करके दिखा सकते हैं। ड्राई रन के लिए आपका मेथड 1 और मेथड 2 ही बेटर रहेगा। देखते हैं मेथड 3, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन में, यहाँ लिखेंगे वैल्यूज और उसके बाद लिखेंगे एंड रोल, कॉमा, उसके बाद एंड नेम, कॉमा, एंड एड्रेस सिंगल कोट्स के अंदर, कॉमा, एंड डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, एंड क्लास। ये हो गया हमारा मेथड 3 का सिंटैक्स। इसमें हमने लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और यहाँ पे डाटा वैल्यू नहीं देना है बल्कि डाटा वैल्यू के बदले हम यहाँ पे एंड परसेंट के साथ कॉलम नेम लिखते हैं। जैसे पहला कॉलम नेम है हमारा रोल, या नंबर डाटा टाइप है इसलिए इसको सिंगल कोट्स में नहीं दिया मैंने, तो एंड रोल, फिर कॉमा। अब नेम है तो कैरेक्टर डाटा टाइप है तो सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, तो एंड नेम को सिंगल कोट्स के अंदर लिखा, फिर कॉमा, फिर एड्रेस भी हमारा कैरेक्टर डाटा टाइप है, इसको भी सिंगल कोट्स में लिया है मैंने, फिर कॉमा, फिर डेट ऑफ बर्थ भी कैरेक्टर डाटा टाइप है तो ये भी सिंगल कोट्स के अंदर लिया, तो एंड डेट ऑफ बर्थ, फिर कॉमा, और क्लास जो है ए भी कैरेक्टर डाटा टाइप है तो इसको भी सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिया है, तो एंड क्लास, पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, टर्मिनेटर इंटर करेंगे। अब आ गया, इसलिए इसको इंटरैक्टिव कमांड कहते हैं कि इंटर वैल्यू फॉर रोल। ये खुद पूछ रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर खुद हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि रोल क्या है, नेम क्या है। अब हम बस इनका डाटा वैल्यू इनपुट करते चले जाएंगे। एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्लास क्या है, इंटर। वन रो क्रिएटेड का मैसेज आ गया। अब दूसरी बात मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा फॉरवर्ड स्लैश के बारे में। वन रो क्रिएटेड के मैसेज के बाद फिर हम लोग देंगे फॉरवर्ड स्लैश। और फॉरवर्ड स्लैश क्या करता है, फॉरवर्ड स्लैश जो प्रोग्राम अभी जस्ट रन किया है उसी प्रोग्राम को फिर से रन करा देता है। तो अभी हमने इंसर्ट का प्रोग्राम रन किया तो वही इंसर्ट का प्रोग्राम फिर से रन करा दिया हमारे फॉरवर्ड स्लैश ने। देखिए फिर से हमारा इंटरैक्टिव कमांड हमसे रोल का वैल्यू पूछ रहा है तो रोल का वैल्यू डाल दिया मैंने 4। फिर से नेम पूछ रहा है, नेम में डाल दिया रमन। हाँ, फिर से एड्रेस, एड्रेस में मैंने डाल दिया गोवा। फिर से डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो 29 फेब 1997। क्लास का वैल्यू पूछ रहा है, मैंने डाल दिया BSc।
ठीक है। डेट फॉर्मेट पिक्चर एट बिफोर कन्वर्टिंग इंटायर इनपुट स्ट्रीम। लगता है 1997 में मैंने डेट डाल दिया है या एरर क्या आया बता देता हूँ। 29 फेब 1997 मैंने डाला है। हो सकता है फरवरी 1997 में फरवरी में 29 नहीं हो, तो इसके कारण एरर दे दिया। तो इसको फिर से हम रन कराते हैं फॉरवर्ड स्लैश देके, फिर से डाटा वैल्यू डालते हैं 4 नेम रमन, एड्रेस गोवा, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, दूसरा कुछ ले लेते हैं 15 मार्च 1997 और BSC ले लिया, वैल्यू 1 रो क्रिएटेड। ठीक है, वही प्रॉब्लम आ गया था एरर। आप देखिए कि यहाँ पे एरर आया और यहीं पे हमारा जो एरर का सिंबल है ये दिखा रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है, मतलब डेट में प्रॉब्लम है। अब हमारा डाटा वैल्यू इंसर्ट हो गया। तो ये हमारा मेथड 3 है जो काफी तेजी से हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, फिर रोल का वैल्यू 5, नेम कुछ भी डाल देते हैं, मोहन डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं पटना, डेट ऑफ बर्थ 11 जून 2001, क्लास डाल दिया मैंने BCA। काफी तेजी से हम इंसर्ट कर सकते हैं। 6 काफी तेजी से हम इंसर्ट कर सकते हैं। और डाटा को इंसर्ट करने के बाद काफी तेजी से हम इसमें डाटा इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद फिर हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए कॉमिट लिखेंगे। कॉमिट मैंने बताया था, कॉमिट भी दो तरह का होता है। एक होता है इम्प्लिसिट कॉमिट। इम्प्लिसिट मतलब होता है ऑटोमेटिक। तो जो DDL प्रोग्राम्स हैं हमारे, तो जब भी हम किसी DDL प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उसमें अलग से हमें कॉमिट इशू करने की, मतलब कॉमिट का कमांड लिखने की जरूरत नहीं होती है। DDL ऑटोमेटिकली हमारे डाटाबेस टेबल के अंदर डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है। हमारा टेबल ऑटोमेटिकली डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है। जबकि DML में एक्सप्लिसिट कॉमिट है, तो इसमें हमें कॉमिट करना होता है। अगर हम कॉमिट करके सेव नहीं करेंगे डाटा को और कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे फिर ओपन करेंगे तो वो डाटा अवेलेबल नहीं रहेगा, हमारे कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर नहीं रहेगा। तो परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए हम कॉमिट इशू करते हैं, इसलिए मैंने कॉमिट इशू किया। अब जो डाटा मैंने इंसर्ट किया है तो वो परमानेंटली हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रोग्राम जो हमारा है वो है सिलेक्ट का। डाटा को देखने के लिए हम सिलेक्ट चलाते हैं, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब देख रहे हैं इसको सिलेक्शन बोलते हैं। तो हमारे टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं और जितने भी कॉलम्स हैं, तो उन रिकॉर्ड्स को सारे कॉलम्स के साथ, मतलब पूरे टेबल के एक एक डाटा वैल्यू को सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट के प्रोग्राम से दिखा दिया। हम ये टेबल हमारा दिख रहा है कंप्यूटर के स्क्रीन पे। इसमें 6 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए हैं, जो आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो सिलेक्ट डाटा को जब भी देखना हो तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट चलाएंगे। अब इसी में सिलेक्शन, इसको हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं। और दूसरा इसी में आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसको कहते हैं ये दिखाता हूँ आपको। सिलेक्शन और प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो अभी जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है चला हुआ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसको हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं। सिलेक्शन का मतलब हो गया कि जितना भी रिकॉर्ड्स है सबको डिस्प्ले कर देना, दैट इज सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में 50 स्टूडेंट है और कॉलेज से कोई पिकनिक की टीम जा रही है, सपोज कीजिए कॉलेज से कोई टीम जा रही है राजगीर, तो 50 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया गया राजगीर ले जाने के लिए, किसी को छोड़ा नहीं गया, तो उसको हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं। जबकि प्रोजेक्शन क्या होता है कि हमारे पास 50 स्टूडेंट है लेकिन 50 को हम पिकनिक के लिए नहीं ले जा रहे हैं, उसमें से 10 स्टूडेंट को हमने सिलेक्ट किया है जिसको पिकनिक के लिए ले जाएंगे, तो उसको प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ वैसे ही है। सिलेक्ट एस्ट्रिक जब हम लगाते हैं तो एस्ट्रिक सिंबल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि एस्ट्रिक सिंबल हमारे डाटाबेस टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं हर कॉलम्स के डाटा को डिस्प्ले करता है। जबकि प्रोजेक्शन में ऐसा नहीं होता है। प्रोजेक्शन में हम जिस कॉलम नेम
जिस जिस कॉलम का नाम लिखते हैं सिर्फ वही कॉलम्स डिस्प्ले होता है। और देखिए अब आपको मैं प्रोजेक्शन दिखाता हूँ। तो सेलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस कॉमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारा प्रोजेक्शन का है कमांड। और इसमें आपको सारा डाटा वैल्यू नहीं दिखेगा, सिर्फ नेम एड्रेस और क्लास का डाटा वैल्यू दिखेगा। तो यहाँ हमारा रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ नहीं दिख रहा है, तो इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। हमारे पास 5 कॉलम थे और उन 5 कॉलम्स में हमने सिर्फ 3 कॉलम्स को डिस्प्ले कराया, 3 कॉलम्स के डाटा वैल्यू को डिस्प्ले कराया। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, इसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो ये सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हो गया हमारा इंसर्ट के साथ मैंने आपको सिलेक्शन, प्रोजेक्शन और कॉमेट के बारे में भी जानकारी दे दी है। कल मैं आप लोगों को फिर आगे बताऊंगा मेथड 4। ठीक है, कल इंसर्ट का मेथड 4 मैं आप लोग को बताऊंगा। आज इतना ही है। आप लोग अपने घर में लैपटॉप में और या डेस्कटॉप कंप्यूटर में ओरेकल के सॉफ्टवेयर को लोड करके उसकी प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए। जितना प्रोग्रामिंग का एक यही चीज है कि प्रोग्रामिंग की थ्योरी आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन प्रोग्रामिंग को जब तक आप 4 घंटा 5 घंटा पर डे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोग्रामिंग पे कंप्लीट कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना ही होगा। तो हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारा स्किल, उतना हमारा नॉलेज बढ़ता है। थैंक यू।